हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट वाला। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था व्हाट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, व्हाई इट इज प्रिपेयर्ड, और हमने ये देखा था कि कैश बुक और पासबुक में जो एंट्रीज में डिफरेंस होते हैं वो क्यों आते हैं। हमने वो डिफरेंसेस के रीजंस पढ़े थे। आइए एक बार क्विकली उन डिफरेंसेस के रीजंस को एक बार देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लाइव एग्जांपल करेंगे, देखेंगे कि कैश बुक और पासबुक में एंट्री कैसे होती है और वो डिफरेंस कैसे आते हैं और कैसे उसके बेसिस पे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। ठीक है, तो आइए एक बार देखते हैं क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। देखिए, मैं क्विकली ये चीजें बताऊंगा, मैं इस पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि ये लास्ट क्लास में देख चुके हैं। चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट येट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, डायरेक्ट पेमेंट्स मेड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, amount directly deposited in bank by customers, interest and dividend collected by bank, charges debited by bank, checks deposited, bill discounted, dishonored, errors committed in recording by firm और errors committed by bank। इनमें से कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी हैं जो बैंक ने अपने लेजर में यानी कि पासबुक या बैंक स्टेटमेंट में उनकी एंट्री कर दी है, लेकिन हमने कैश बुक में वो एंट्री नहीं की है। और कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी होंगी जिनकी हमने अपनी कैश बुक में एंट्री कर दी है, लेकिन बैंक ने अपने रिकॉर्ड्स में यानी कि पासबुक में उसकी एंट्री नहीं की है। तो हम यही एक लाइव एग्जांपल से समझेंगे। इससे पहले हम एक बार देख लेते हैं कैश बुक कैसी दिखती है। ये देखिए, ये कैश बुक का प्रोफॉर्मा है। इसमें ये 2 कॉलम कैश बुक है जिसमें एक बैंक का कॉलम होता है और एक कैश का कॉलम होता है। तो फॉर दिस पर्पस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के पर्पस के लिए हमारा मतलब मेनली सिर्फ बैंक के कॉलम से पड़ेगा, तो बाकी से हमारा ज्यादा जो कैश वाला कॉलम है उससे हमारा ज्यादा मतलब नहीं है। उसका जब कैश की ट्रांजेक्शन होती है जो हमने पहले पढ़ी थी उससे मतलब है। दूसरा है यहाँ पर हमारे पास पासबुक। ये पासबुक होती है, इसी को बैंक स्टेटमेंट भी बोलते हैं। ये जो रिकॉर्ड होता है ये बैंक का रिकॉर्ड होता है। ये पासबुक और बैंक स्टेटमेंट हमें बैंक से मिलती है। अगर पासबुक होती है तो उसमें हम एंट्री करा के लाते हैं, बैंक स्टेटमेंट होती है तो वो बैंक हमें मेल करता है या वैसे भी हम लेके दे जाते हैं, प्रिंट आउट भी उसका बैंक से ले सकते हैं। तो आइए क्विकली एक एग्जांपल देखते हैं। यह है प्रॉब्लम 1, बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को समझेंगे क्या है, देखिए पढ़िए। बैंक बैलेंस as per cash book on 29th of February 2016 was rupees 51,000 and same balance was there as per passbook। अभी 29 फरवरी 2016 को बैंक जो हमारी कैश बुक का बैलेंस है और जो पासबुक जो बैंक के पास होती है उन दोनों का बैलेंस सेम है। कितना है? 51,000। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। अब देखिए, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द प्रॉपर बुक्स इन द मंथ ऑफ मार्च 16। मार्च 16 में 4 ट्रांजेक्शंस हुई हैं और इन 4 ट्रांजेक्शंस को हमें प्रॉपर बुक्स में रिकॉर्ड करना है और देखना है कि क्या डिफरेंस आते हैं और क्या नहीं आते। ठीक है, तो सबसे पहला आप देखेंगे, चेक इशूड ऑन 24 मार्च ऑफ ₹6,000 बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब ये क्या हुआ, चेक हमने इशू किया। तो सबसे पहले जब हम चेक इशू करते हैं तो हम अपनी कैश बुक में एंट्री करते हैं। कैश बुक में हम क्या एंट्री करते हैं चेक इशू करने की? देखिए, हमारा बैंक बैलेंस कम हुआ होगा और हमने किसी क्रेडिटर को पेमेंट के लिए चेक इशू किया होगा, तो हम करेंगे क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसका मतलब हमारा जो बैंक अकाउंट है उसमें ये क्रेडिट साइड में आएगा। ये जो कैश बुक का जो बैंक अकाउंट यानी कि बैंक कॉलम है इसमें ये क्रेडिट साइड में आता है जब भी हम कोई चेक इशू करते हैं। तो चलिए आइए मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको कि कैसे हम इसको करते हैं। इसमें जो पेमेंट साइड आपको दिख रही है चेकबुक की, ओ सॉरी चेकबुक कह रहा हूँ, कैश बुक की पेमेंट साइड, इसमें हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर हमने क्रेडिटर को पेमेंट की है ना, तो हम लिखेंगे उस क्रेडिटर का नाम लिखते हैं वैसे, बट यहाँ पर हम फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी अभी मैं क्रेडिटर अकाउंट लिख रहा हूँ कि वो क्रेडिटर ए बी सी कोई भी हो सकता है। कितना किया है हमने? 6,000। कितने का हमने चेक इशू किया उसे? 6,000 ही था ना, कंफर्म कर लेते हैं। हाँ, 6,000 बट नॉट प्रेजेंटेड। तो ये 6,000 का जो है हमने अपनी कैश बुक में क्रेडिट कर दिया, लेकिन ये एंट्री बैंक में नहीं हुई क्योंकि यहाँ लिखा है बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टिल 31st। तो 31st मार्च तक पासबुक में इसकी कोई एंट्री नहीं हुई। सेकंड देखेंगे, बैंक had already collected dividend of ₹8,000 and credited to bank but was not entered in cash book। बैंक को हमारे बिहाफ पे डिविडेंड मिला 8,000 का, वो हमारे बैंक अकाउंट में उसने डाल दिया पासबुक के अंदर जो एंट्री की, लेकिन हमें तो पता ही नहीं चला, इसलिए हम कैश बुक में तो कर ही नहीं पाएंगे। तो बैंक की पासबुक में ये एंट्री हो चुकी है। क्या बोला मैंने? बैंक की जो पासबुक है उसमें ये एंट्री हो चुकी है। बैंक की पासबुक में क्या एंट्री होगी? क्योंकि हमें 8,000 मिला है, हमें मिला है मतलब हमें बिजनेस को मिला है, तो बैंक इसको हमारे डिपॉजिट साइड में दिखाएगा क्रेडिट में।
अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं, जो जो एंट्री हम अपनी कैश बुक में डेबिट करते हैं, ये मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैंने पहले पिछली क्लास में बताया था, जो जो एंट्री हम अपने बुक्स में यानी कि अपनी कैश बुक में डेबिट करेंगे, बैंक उसी एंट्री को पासबुक में क्रेडिट करेगा, और जो जो एंट्री बैंक डेबिट करेगा उसको हम क्रेडिट करेंगे। सिमिलरली मतलब ये उल्टा चलता है, जो जो हम डेबिट करेंगे बैंक उसे क्रेडिट करेगा, जो जो हम क्रेडिट करेंगे बैंक उसे डेबिट करेगा। राइट वॉटिंग? ओके। तो डिविडेंड की पेमेंट हुई है तो बैंक क्या करेगा, बैंक यहां पर एक रेफरेंस दे देता है, रेफरेंस से फॉर एग्जांपल रेफरेंस उसने दिया डिविडेंड, क्या रेफरेंस दिया आपको, डिविडेंड मिला, इसका कुछ नंबर शायद उसने दिया होगा, ठीक है, डिविडेंड। तो डिविडेंड 8,000 रुपीज जो है हमारे में डिपॉजिट दिखा दिया, डिविडेंड कितना 8,000 रुपीज, ठीक है। अच्छा अब अगली ट्रांजेक्शन क्या है, अगली ट्रांजेक्शन देखते हैं, थर्ड ट्रांजेक्शन, बैंक डेबिटेड बैंक चार्जेस ऑफ ₹400, बैंक ने 400 रुपीज के बैंक चार्जेस डेबिट किए, क्या किए 400 रुपीज, लेकिन हमें तो पता ही नहीं क्योंकि हमने तो बैंक स्टेटमेंट मंगाई नहीं, हमारी कैश बुक में एंट्री नहीं हुई, तो बैंक यानी कि पासबुक में बैंक ने एक एंट्री करी है बैंक चार्जेस, क्या एंट्री करी है बैंक चार्जेस, उसने बैंक चार्जेस हमारे बैंक के बैलेंस में से कम हो जाते हैं, यानी कि एक तरीके का ये हमारे ऊपर चार्ज है, तो बैंक से विड्रॉल में दिखाता है 400 रुपीज विड्रॉल, ठीक है। इसके अलावा लास्ट एंट्री फोर्थ क्या है, अ चेक ऑफ ₹5,000 वट डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, हमें किसी अपने कस्टमर से चेक मिला, उस चेक को हमने अपने बैंक के पास रखा, चेक मिला तो हमें यानी कि पेमेंट रिसीव हो रही है इसी से, और इनकम तो हमारी बैंक में बैलेंस बढ़ना चाहिए, यानी कि हमारी कैश बुक में ये रिसीट साइड आना चाहिए, लेकिन बैंक वालों ने वो चेक में वो हमारे बैंक अकाउंट में तब डालेंगे जब वो चेक क्लियर हो जाएगा, वो नहीं हुआ, नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, ठीक है। तो हमारी कैश बुक में सिर्फ एक एंट्री हुई, कैश बुक में क्या एंट्री होगी, रिसीट साइड एंट्री होगी, क्या एंट्री होगी रिसीट साइड, ये हमें किसी कस्टमर से मिला है या डेटर से मिला है, कस्टमर्स को हम डेटर्स भी बोलते हैं, पता है, तो मैं यहाँ डेटर्स लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ डेटर, वो डेटर का मैं स्पेसिफिक नाम नहीं लिख रहा हूँ अभी, तो 5,000 रुपीज का हमें चेक मिला, इसकी एंट्री हमने अपने में कर दी अपनी ट्रांजेक्शन में, लेकिन इसकी एंट्री पासबुक में, तो ये इस एग्जांपल में ये ट्रांजेक्शन हुई। अब हम देखते हैं कि बैलेंस कितना हो गया होगा किसमें, तो मैं प्रॉब्लम पे दोबारा जा रहा हूँ, इनिशियली बैलेंस कितना था 51,000 कैश बुक में भी एंड पासबुक में भी, तो ये मैं पहले लिख देता हूँ, मेरे को ये सबसे पहले लिख देना चाहिए था वैसे, तो 5,000 सॉरी 51,000, 5,000 नहीं 51,000 का हमारे पास पहले से बैलेंस था, इसमें 5,000 हमारे पास और डिपॉजिट हो गए, चेक मिला, ठीक है, और क्रेडिट है 6,000, तो इसको अगर हम बैलेंसिंग करेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ पर हमारा टोटल कितना आएगा 51,000 प्लस 5,000 मीन्स 56,000, ये 56,000 का टोटल आएगा, इसी 56,000 के टोटल को हम इस साइड भी लिखेंगे, कितना 56,000 का टोटल। आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर, ऐसा कुछ है जो चीज समझ में ना आ रही हो, 56,000 राइट। अब इसमें से बैलेंस हम डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस कितना आया, इसमें से अगर हम 6,000 लेस हो जाएगा तो हमारे पास जो बैलेंस जो रह जाएगा वो कितना रह जाएगा 50,000, कितना बैलेंस रह गया, अगर हम 56 में 6,000 डालेंगे तो 50,000, तो ये हमारी कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस, इसमें अगर मैं डेट भी डाल दूं थोड़ी सिंप्लिसिटी के लिए पता होना चाहिए कि कितनी डेट यहाँ पर आएगी, ये 31 मार्च को बैलेंस है, 31/03, ठीक है, और ये ओपनिंग बैलेंस था ये 29 फरवरी को था, ठीक है। तो ये एक सिंपल हम एग्जांपल ले रहे हैं, इसमें हम और ट्रांजैक्शंस की डेट भी डाल सकते हैं कि किस किस दिन ट्रांजैक्शन हुई, बट मैं सिंप्लिसिटी के लिए भी वो नहीं डाली है। अच्छा पासबुक का बैलेंस, पासबुक का भी ओपनिंग बैलेंस जो था वो 51,000 था, हमें इनिशियली वो लिख देना चाहिए था, यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं एक बार ऊपर लिख रहा हूँ, इसको जरा अंडरस्टैंड कीजिए, बैलेंस बीडी, बैलेंस जो इनिशियली था, बैलेंस कब था 29 फरवरी को, कितना था इसमें बैलेंस, बैलेंस का लास्ट कॉलम होता है, इसका बैलेंस था सेम था जो कैश बुक का था, यानी कि 51,000। अब इसमें क्या हुआ है, इसमें देखिए 8,000 इसमें और ऐड हुआ, ध्यान रखिए ये जो बैलेंस होता है जब हमारी कैश बुक में वो बैलेंस डेबिट बैलेंस था, मतलब हमारा पैसा जमा है, और उसी बैलेंस को हम पासबुक में क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं, इसको हम अभी आगे समझेंगे, मैं इस एग्जांपल के बाद आपको यही समझाऊंगा कि डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस फेवरेबल और अनफेवरेबल क्या होता है, ठीक है। तो ये 51,000 का क्रेडिट बैलेंस हुआ, इसमें और 8,000 डिपॉजिट हुए इस एंट्री के बाद, तो फिर ये बैलेंस कितना हो गया होगा 59,000 राइट। इसके बाद इसमें 400 अगर डेबिट हुए कम हुए तो इसका बैलेंस कितना आ गया होगा 58,600 रह गया होगा, ये क्रेडिट बैलेंस होता है, कौन सा बैलेंस होता है क्रेडिट बैलेंस। तो ये इस तरह से एंट्रीज होती है, बहुत सिंपल है, इजीली
कैश बुक और पासबुक में इस तरह से एंट्री होती है। तो अब देखिए पासबुक का बैलेंस जो 31 मार्च को है वो कितना हो गया है 58,600, और जबकि कैश बुक का जो बैलेंस है 31 मार्च को वो कितना है आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे 50,000 एग्जैक्टली। ठीक है, तो जो डिफरेंस आ रहा है 8,600 का ये क्यों आया? क्योंकि 29 फरवरी को तो सेम बैलेंस था। ये डिफरेंस आपको दिख ही रहा हो, केवल 2 या 3 एंट्रीज है, क्यों डिफरेंस आया? ये वही डिफरेंस के रीजन है जो हमने थ्योरी में पढ़े थे। ठीक है, तो ये तो मैंने बताया कि किस तरह से कैश बुक और पासबुक में एंट्रीज होती हैं। अब हम इनके बेसिस पे बनाएंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो वो बनाने से पहले हम समझते हैं बैंक रिकंसिलिएशन। देखिए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट दो तरह से बनती है, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। दो तरीके की बैंक स्टेटमेंट होती है, एक वन कॉलम बैंक स्टेटमेंट, सॉरी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, और एक टू कॉलम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। आइए उनका प्रोफॉर्मा देखते हैं कि कैसा होता है। सबसे पहले वन कॉलम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इसमें आप देखेंगे सबसे पहले ऊपर लिखा होता है बैलेंस एज पर कैश बुक, फिर सामने कुछ अमाउंट लिखा होता है, जैसे अभी अभी हमने एग्जांपल किया उसमें बैलेंस एज पर कैश बुक कितना आया हमारा 31 मार्च को 50,000, राइट। फिर हम इसमें कुछ चीज ऐड करेंगे, कुछ चीज लेस करेंगे, वही जो डिफरेंसेस के रीजन है उनको ऐड और लेस करेंगे, तब बैलेंस एज पर पासबुक के इक्वल हम आ जाएंगे, जो सबसे नीचे आपको दिख रहा होगा बैलेंस एज पर पासबुक, क्योंकि हमें उनको रिकंसाइल करना है। तो ये हमें प्रेजेंट करना होता है एक स्टेटमेंट की फॉर्म में, तभी उसको कहते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये डिफरेंसेस के क्या क्या रीजन है और बैलेंसेस दोनों के मैच करने होते हैं। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से कुछ ऐड, जैसे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ये चीज हम कैश बुक में ऐड बैक करते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था क्यों ऐड बैक करते हैं, क्योंकि इस बैलेंस को हमने अपनी कैश बुक में से रिड्यूस कर दिया है, लेकिन पासबुक में तो इसकी एंट्री हुई नहीं है, तो उसको मैच करने के लिए हम उसको वापस ऐड बैक करेंगे, सिंपल। सिमिलरली आपको दिख रहा होगा अगर इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक होता तो हम उसको ऐड बैक करते, मतलब हमने अपनी बैंक बुक में इन एंट्रीज को या तो रिड्यूस कर लिया है, पासबुक में एंट्री नहीं हुई है, या पासबुक में इसके बैलेंस को इंक्रीज कर लिया है और हमारी कैश बुक में एंट्री नहीं हुई है। तो सिमिलरली रिड्यूस हम जो लेस करते हैं, इसमें दो आइटम दिख रहे होंगे आपको कि क्या क्या हम लेस करते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते वक्त। चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड बाय बैंक, तो इसमें क्या हुआ हमने अपनी कैश बुक में ऐड कर लिया था, हमने चेक, अभी आप पीछे वीडियो वापस रिवाइंड करके देखेंगे तो हमने ऐड कर लिया था, जो चेक था 5,000 का अपनी बुक में, लेकिन पासबुक में एंट्री नहीं हुई, तो जो हमने पहले ऐड कर लिया था उसको अब हम लेस कर देंगे। सिमिलरली अगर बैंक ने कोई चार्जेस लगाए थे तो उसने पासबुक में वो डिडक्ट कर दिया बैलेंस, लेकिन हमने अपनी कैश बुक में डिडक्ट नहीं किया, तो अब कर लेते हैं, नहीं किया तो कैश बुक में डिडक्ट, सिंपल। अच्छा अब हम देखते हैं, ये तो वन कॉलम कैश, ये तो वन कॉलम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट थी। अब हम देखेंगे टू कॉलम बैंक रिकंसिलिएशन, आइए देखते हैं। ये है आपकी टू कॉलम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। देखिए इसमें और उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं, इसमें बस ये रहता है कि अमाउंट के टू कॉलम आते हैं। टू कॉलम का मतलब अमाउंट के कॉलम, इसमें अमाउंट के टू कॉलम है, लेफ्ट साइड में डेबिट साइड है और राइट साइड में क्रेडिट साइड है। तो इसमें देखिए कैश बुक का बैलेंस हम डेबिट साइड में लिख रहे हैं, जबकि बैलेंस एज पर पासबुक सबसे नीचे जो आ रहा है वो क्रेडिट साइड में। ये कंपैरेटिवली ज्यादा अंडरस्टैंडेबल है, बहुत इजी भी है। इसमें आप जो जो आपको कैश बुक में ऐड करना है वो आप लेफ्ट साइड में डेबिट साइड में लिखते जाएंगे, और जो आपको लेस करना है वो आप क्रेडिट में, और लास्ट में बैलेंस आ जाएगा इसका पासबुक क्रेडिट में। चलिए जो अभी अभी हमने एक एग्जांपल देखा था उसके बेसिस पे हम बनाते हैं क्या, कैसे एक बना के देखते हैं फटाफट, बहुत सिंपल है। ये हम पहले वन कॉलम बना के देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या था, सबसे पहले हम लिखेंगे उसमें बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक, कैश बुक के हिसाब से बैलेंस। ये किस डेट को बना रहे हैं हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, इसको हम सबसे ऊपर ही लिख सकते हैं एज ऑन 31 मार्च 2016 को हमें बना रहे हैं। तो इसको हम देखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक हमारा कितना आया था, कैश बुक में देखा था ना 51,000, सॉरी 50,000 था, 15,000 तो फरवरी का था, 50,000। तो इसमें अब हम क्या ऐड करेंगे, हम दोबारा इसी एग्जांपल पे आते हैं। चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ये 6,000 जो है हमने अपनी कैश बुक में डिडक्ट कर लिया था, तो इसको हम ऐड बैक करेंगे। क्या करेंगे, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, बट नॉट
प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, राइट। कितना है? 6000 का अमाउंट है, तो ये हम ऐड कर देंगे। इसके अलावा नेक्स्ट क्या था? बैंक है डायरेक्टली कलेक्टेड डिविडेंड, वो क्रेडिटेड ही होता है, पासबुक में क्रेडिट करते हैं 8000 का। बैंक ने क्या किया, हमारी पासबुक में ऐड कर दिया, लेकिन हमने अपनी कैश बुक में ऐड नहीं करा, हम भूल गए। बैंक ने हमारी पासबुक में तो ऐड कर दिया था, लेकिन कैश बुक में हमने नहीं करा, तो ठीक है, हमारा कैश बुक बैलेंस कम हो गया था, तो अब हम ऐड कर देते हैं, राइट। तो हम ऐड कर देते हैं डिविडेंड, डिविडेंड नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, एंटर्ड इन कैश बुक। कितना है ये अमाउंट? 8000। तो ये दो चीजें हमने ऐड की हैं। इसके अलावा हम थर्ड पॉइंट देखते हैं, बैंक डेबिटेड बैंक चार्जेस, मतलब बैंक ने 4000 रुपए हम पे चार्ज लगा दिया, मतलब हमारा बैलेंस कम कर दिया, चार्ज कर दिया, डेबिट कर दिया अपनी पासबुक में डेबिट कर दिया, लेकिन हमने अपनी कैश क्रेडिट नहीं किया, मतलब लेस नहीं किया। तो अब हम अपनी कैश बुक में से इसको घटा देंगे। अब हम यहाँ लिखते हैं लेस बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस कितने का है? 400। सिंप्लिसिटी के लिए मैं इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ, जो नेगेटिव अमाउंट, जो घटाने वाला अमाउंट है, उसको मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ। नेक्स्ट क्या है? अ चेक ऑफ ₹5000 वॉज डिपोजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, मतलब हमने अपनी कैश बुक के, हमें किसी कस्टमर ने पेमेंट की थी 5000 की, तो हमने अपनी कैश बुक में बैलेंस बढ़ा दिया, हमने उसको डेबिट कर दिया, लेकिन बैंक ने उसको क्रेडिट नहीं किया, क्योंकि अभी तो कलेक्ट ही नहीं किया है। तो बैंक में वो नहीं घटाया बैलेंस, जबकि हमारे में वो बढ़ चुका है। तो कैश बुक में ऑलरेडी बढ़ चुका है, तो अब मैं उसको कैश बुक में जब रिकनसाइल करूंगा तो उसको घटा दूंगा ना, ताकि वो बराबर हो जाए, तो इसको मैं लेस कर दूंगा। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, राइट। और ये कितने अमाउंट का है? 5000। तो आपने देखा इसमें दो चीजें हमने ऐड की हैं और दो चीजें हमने लेस की हैं। तो ये ऐड और लेस करने के बाद जो बैलेंस आएगा वो कितना आएगा, बताएंगे मुझे? इसको हम बोलेंगे बैलेंस एज पर पासबुक। इसको आप अगर एडलेस करेंगे तो ये वही आना चाहिए जो पासबुक में बैलेंस आ रहा है। अभी हमने एग्जांपल किया था, उसमें पासबुक में 58,600 आ रहा था, इसको आप एड और लेस करेंगे, 50 प्लस 6 56,000 प्लस 62,000, इसमें से दो चीजें लेस करेंगे तो आपका वही आएगा 58,600, राइट। अब हम इसमें लिख देंगे बैलेंस जो आ रहा है 58,600, ये आपका नेट बैलेंस होगा। तो इस तरह से आपकी बनी वन कॉलम। इसके बाद हम देखते हैं, अगर इसी को हमें टू कॉलम में बनाना होता तो हम कैसे बनाते? अगर हमें इसे टू कॉलम वाले बनाना तो कैसे बनाते? इट्स वेरी सिंपल, ये ज्यादा सिंपल है। देखिए इसमें लिखेंगे वैसे ही, स्टार्टिंग वैसे ही होगी, बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक का बैलेंस कितना था? 50,000। इसमें भी डेट ऊपर हम लिख लेते हैं, 31 मार्च 2016 को है ये, और ये जो बैलेंस भी है 31 मार्च को ही है। इसमें देखिए, इसमें एडलेस की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इसे डेबिट और क्रेडिट साइड में अपने आप लिख देंगे। तो चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, राइट। कितने का था? 6000। इसके अलावा क्या था? डिविडेंड जो हमें रिसीव हुआ था, जो चीजें ऐड करने वाली थी वो हम डेबिट साइड में लिखेंगे, डिविडेंड एंटर्ड इन पासबुक, एंटर्ड इन पासबुक, ये पासबुक में ही इसकी एंट्री हुई है, कैश बुक में एंट्री नहीं हुई है। ये कितना था? 8000। इसके अलावा दो चीज हमने डिडक्ट की थी, एक तो बैंक चार्जेस, ये कितने थे? बहुत स्मॉल अमाउंट था, 400 रुपीज का। इसके अलावा एक चेक हमने डिपॉजिट किया था, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, कलेक्टेड।
ये 5000 का अमाउंट था। तो आप देखेंगे आपके पास अपने आप डिफरेंस इतना आ जाएगा। अगर आप इसका टोटल करेंगे, यहाँ शायद मेरे पास स्पेस थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ। आप अगर यहाँ टोटल करेंगे तो टोटल आपका आएगा 64,000, राइट। 64,000, 64 भी मैं सेम यहाँ लिखते हैं ना टोटल। अब इसका डिफरेंस निकालेंगे, 5,400 आप 64,000 में से घटाएंगे तो कितना आएगा आपका, ये अमाउंट सिंपली आएगा 58,600। तो इस तरह से ये दोनों चीजें बनाई जाती हैं। ये मैंने आपको एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझाया है।